गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को अच्छी तरह ध्यान दें। देखिए, इसमें हमने बताया था आप लोगों से कल कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया दी होती है तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा और उस एग्जाम्पल, उस उदाहरण के साथ आपको समझना होगा कि जो हमने रिएक्शन दी हुई है वो किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। आपको एग्जाम्पल देख करके पता करना होगा। इसका मतलब कि उदाहरण देख करके बताइए कि जो भी रिएक्शन आपके सामने दी गई है वो किस टाइप की रिएक्शन है। और कल मैंने आपको बता भी दिया था कि किसी तरीके से अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करने के लिए सबसे जरूरत पहले ये पड़ती है कि पहले ये पहचानिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि वो एक तीर के द्वारा व्यक्त की जाएगी। जैसे देखिए, जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन को लिखा है, मैंने यहाँ पर एरो लगा रखा है। मैंने इस एरो से ये पता चल रहा कि जितनी भी आपके पास दी हुई हैं ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सभी केमिकल रिएक्शन है, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। दूसरी चीज ये भी बताया था मैंने कि जो अगर लेफ्ट साइड में होगा, यानी ये वाले जितने भी हैं ये सभी रिएक्टेंट यानी अभिकारक का काम करेंगे, और जो इस साइड में है ये सभी किसका काम करेंगे, प्रोडक्ट का। यानी इधर वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे वो सभी उत्पाद होंगे और इधर वाले क्या होंगे, अभिकारक। क्योंकि जब तक ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आगे होने वाली रिएक्शन किस टाइप की होगी। तो हर रिएक्शन की अपनी एक कंडीशन होती है कि अगर हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, अगर हम क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाले हैं तो क्या होगा, डिसोसिएशन रिएक्शन करने वाले हैं तो क्या होगा, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने वाले हैं तो क्या होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना पड़ेगा और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, और ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों से, कल आपने एक रिएक्शन देखी थी जहां पर हम लोग बैलेंस ही सीख रहे थे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि Fe अगर आपके पास आयरन है, अगर वो जल के साथ मिलकर के फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3O4 बना रहा था, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 और प्लस आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। तो आप देख रहे थे कि वो भी एक रिएक्शन थी जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, विस्थापन अभिक्रिया हो रही थी। तो उस रिएक्शन को बैलेंस किया गया उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि रिएक्टेंट की तरफ कितना सब्सटेंस है, कितना पदार्थ दिया हुआ है, और प्रोडक्ट की तरफ कितना है, यानी उसके जो एलिमेंट थे उनको बैलेंस किया गया था। तो इस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस कभी भी करना हो तो सबसे पहले रिएक्टेंट की तरफ ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ध्यान में रख करके ही काम करना है। रिएक्टेंट को देखिए, फिर प्रोडक्ट को देखिए, फिर रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है उसको केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। अब जरा हम इस रिएक्शन पर बात करते हैं। देखिए, पहली रिएक्शन ये दी गई है कि Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ये बताइए किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन है जिसका एग्जांपल दिया गया है। तो आप लोग खुद ही देखिए, Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu। आपको कुछ इसमें बाहर होता दिख रहा होगा, यहां पर कहीं ना कहीं ये कॉपर क्या है, बाहर गया है। इसका मतलब कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करें और वहां से एक सब्सटेंस अगर हटा दिया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन आपके पास है, मैंने लिख दिया यहां पर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, विस्थापन। यानी कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन हमारे पास दी गई है, किस रिएक्शन का एग्जांपल होगा, पहली रिएक्शन जो होगी वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आयरन जो है अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा तो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। इससे ये पता चल रहा कि कहीं ना कहीं कॉपर की जो रिएक्टिविटी होगी, वो जो सक्रियता होगी वो अधिक होगी, तभी कॉपर को बाहर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन बात करते हैं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। जरा ध्यान से गौर से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया बना रहा है। N2 जो है वो अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया एक गैस होती है। और याद रखिएगा, अमोनिया जो गैस होती है वो यूरिया के अंदर भी पाई जाती है, NH2CO NH2 के अंदर भी पाई जाती है। क्योंकि यूरिया के अंदर दो गैसें अवेलेबल होती हैं, एक होती है अमोनिया और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज अमोनिया रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रिपेयर द अमोनियम कार्बामेट आफ्टर द हीटेड ऑफ द अमोनियम कार्बामेट दैट प्रिपेयर द अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंटर में भी आप पढ़ोगे, ये चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेंगी। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा, अमोनिया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर दो सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक तीसरे सब्सटेंस को बना रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। यहां पर कोई भी चीज बाहर नहीं हो रही है, ये दोनों रिएक्टेंट अगर हमारे पास हैं, और दोनों रिएक्टेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों ही किस पोजीशन में है, गैसियस पोजीशन में, और जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो भी गैसियस पोजीशन में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर के, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड विद ईच अदर दैट प्रिपेयर द अमोनिया। इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, ये कॉम्बिनेशन होगी।
कौन सी रिएक्शन होगी ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने क्या कहा था आप लोगों से, इसको युगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। और युगात्मक का मतलब होता है कि जहां पर दो सब्सटेंस आपस में मिलकर के किसी तीसरे सब्सटेंस को बना रहे हैं तो उसे युगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। आगे भी देखिए क्या हो रहा है। एथिलीन C2H4 को बोला जाता है एथिलीन, ध्यान से समझिएगा, एथिलीन के नाम से जाना जाता है, ये एथिलीन बोलते हैं। और यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एथेन बना रहा है। क्या बना रहा है ये? एथेन। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी एथिलीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के एथेन बना रहे हैं। इसका मतलब कि एथिलीन और एथेन, एथेन भी आपकी गैस होती है और एथिलीन भी आपकी गैस होती है और हाइड्रोजन भी आपकी क्या होती है? गैस होती है। तो याद रखिएगा यहां पर भी वही कंडीशन हो रही जो इसके पहले हो रही थी। इसका मतलब कि एथिलीन और हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर के क्या तैयार कर दिया? एथेन। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन कौन सी होगी? आपकी युगात्मक अभिक्रिया होगी, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो आप इसके आगे लिख सकते हो कॉम्बिनेशन, ये लिख दिया है मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी होगी, क्योंकि यहां पर भी एथिलीन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एथेन बना रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस यहां पर बाहर नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें भी दोनों गैस हैं। और एथिलीन याद रखिएगा, एथिलीन वो गैस होती है, वो सब्सटेंस होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो याद रखिएगा एथिलीन का इस्तेमाल करके ही पॉलीथीन बनाया जाता है, जिसको पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। एथिलीन के कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के पॉलीथीन बना देते हैं। इसलिए कहा जाता है पॉलीएथिलीन का मतलब कि एथिलीन के मिलने से ही पॉलीथीन बनता है। और एथिलीन के कई मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो पॉलीथीन बनता है। इसलिए एथिलीन का पॉलीमर होता है, पॉलीमर का मतलब बहुलक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। CH4 plus Cl2 is equal to CH3 Cl plus HCl। इस रिएक्शन के अंदर कुछ खासियत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर देखिए इसका नाम होता है मेथेन, और मेथेन एक गैस होती है। क्लोरीन भी आपको अच्छी तरह पता है गैस होती है। दोनों जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहां से आप लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है ये बाहर जा रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। इसका मतलब कि दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहां पर ये हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है और इससे एक क्लोरीन निकल रही है। ये दोनों मिलकर के क्या बाहर हो गए? HCl। यानी इस रिएक्शन के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि HCl क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जहां पर अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि कोई भी सब्सटेंस बाहर हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी कहीं ना कहीं आपकी ये जो भी रिएक्शन दी गई है आपके सामने, ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलिए, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब कि मेथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके यहां पर जो बनाया है इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन, या इसको मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। और HCl इस रिएक्शन के दौरान बाहर हो रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बाहर हुए। तो कहीं ना कहीं हम इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस बाहर होने की कंडीशन आ जाए, कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें और कहीं ना कहीं कुछ निकलने की कंडीशन आ जाती है, यानी कोई ना कोई वहां से बाहर हो रहा है, तो रिएक्शन किसके अंदर आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के अंदर। यानी जो चौथा एग्जांपल आपके सामने दिया गया है ये किसका दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इतना ध्यान रखना है कि मेथेन रिएक्ट विद द क्लोरीन दैट प्रिपेयर द क्लोरोमेथेन एंड द HCl, दैट इज द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन one atom of the hydrogen and one atom of the chlorine combine with each other that prepare the HCl। यानी इस रिएक्शन के दौरान मेथेन और क्लोरीन मिल करके मेथिल क्लोराइड और HCl बना रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि मेथेन का एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है और क्लोरीन का भी एक एटम बाहर हो रहा है, और दोनों मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं? HCl। और इसका क्लोरीन किसके साथ मिल गया? CH3 के साथ, और क्या बना दिया इसने? HCl। तो इस कंडीशन को याद रखना है। अगले बढ़ते हैं। 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl। बहुत आसानी से देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्लोरीन है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा नमक होता है, साल्ट होता है। और याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक साल्ट होता है। क्या होता है? ये साल्ट होता है। साल्ट का मतलब लवण, जो कि अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना रहा? सोडियम क्लोराइड बना रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के अगर सोडियम क्लोराइड बना रहा है तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि सोडियम और क्लोरीन केवल आपस में मिल रहे हैं और इनके मिलने से क्या तैयार हो रहा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह भी आपकी क्या होगी? एडिशन रिएक्शन होगी। और एडिशन रिएक्शन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी एडिशन रिएक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे? युगात्मक अभिक्रिया। और युगात्मक अभिक्रिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक कैटायन होता है और आपको अच्छी तरह पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि मेटल और नॉन मेटल जहां पर होते हैं, जो कि चैप्टर आपके यहां पढ़ने को मिलेगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु। तो इसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी दिखाई देती है कि सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर किसका चार्ज होता है? माइनस का। दोनों आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगी? एडिशन रिएक्शन।
आखिरी रिएक्शन पर आते हैं। ये लिखा हुआ है NH4Cl। NH4Cl को मैंने बताया था आप लोगों से कि नौसादर होता है। नौसादर का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड। और याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो NH3 और HCl बनता है, और NH3 और HCl को अगर आप कूल करते हो मतलब ठंडा करते हो तो वापस NH4Cl बन जाता है, यानी वापस अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बन जाता है। तो आप खुद ही बताइए इससे क्या पता चल रहा है। मैंने आपसे कहा था ये निशान होता है रिवर्जेबल का, यानी कहीं ना कहीं जो रिएक्शन हमारे पास है, एक तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्जेबल रिएक्शन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया था, याद रखिएगा रिवर्जेबल रिएक्शन वही होगी जैसे आप लोगों ने 2 पढ़ा था, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंटिंग में हो रही है, हीट की प्रेजेंटिंग में, उष्मा की प्रेजेंटिंग में। तो एक बात हम कह सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस अगर आपके पास है, अगर वो गर्म करने पर डिसोसिएट हो जाए यानी टूट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी जो एग्जांपल आपके सामने दिया गया है ये डिसोसिएशन रिएक्शन का दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया का दिया गया है। और ये भी सबसे बड़ी खासियत होती है कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, यानी आपको समझाया था मैंने कि वियोजन और अपघटन में यही अंतर होता है कि ये रिएक्शन जो होगी ये रिवर्जेबल होगी, दोनों दिशाओं में चलेगी, दोनों डायरेक्शन में चलेगी, जो कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो एक ही दिशा में चलती है। जिसका एग्जांपल आप लोगों को समझाया था मैंने कि अगर आपके पास CaCO3 है, CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आप इसको तोड़ते हो तो CaO और CO2 में टूट जाता है, यानी आप इसको हिट दे देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी वापस नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इररिवर्जेबल रिएक्शन है। तो याद रखिएगा जबकि ये क्या है आपकी रिवर्जेबल है, और रिवर्जेबल होने के साथ साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं डिसोसिएशन। याद रखिएगा डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब होता है वियोजन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आपके पास जो एग्जांपल थे, इन एग्जांपल को मैंने हल करके बता दिया। पहला एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का होगा, दूसरा एग्जांपल एडिशन यानी कॉम्बिनेशन यानी योगात्मक अभिक्रिया का होगा, तीसरा एग्जांपल भी एडिशन रिएक्शन का होगा, चौथा एग्जांपल भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा, और जो पांचवा एग्जांपल दिया है ये भी आपका एडिशन का होगा। लेकिन छठा एग्जांपल में सबसे बड़ी बात यहां पर दी गई है कि ये रिएक्शन जो होगी वो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी और थर्मल डिसोसिएशन होगी, उसमें वियोजन होगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्या है, रिवर्जेबल है। तो रिवर्जेबल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि दोनों डायरेक्शन में चलेगी। तो इस प्रकार से रिएक्शन, जबकि ऊपर वाली जो रिएक्शन है क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसको ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। और जहां पर भी कार्बोनेट होगा वहां कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कायदे से देख करके जितना शब्द बोला जाता है, समझाया भी जाता है, उसको भी आप उसमें नोट्स में लिखा करिए और भेजा करिए कि आपके समझ में आया कि नहीं। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।